फ्रेंड्स, मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, मेरा जो चैनल है ये स्पेशली एमएड, एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेवीटी बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन की सभी वीडियोस, सभी टॉपिक्स को इसमें कवर करने वाली हूँ। तो देरी किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। देखिए, पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म होती है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि इसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट, जो कि 1995 में बनाया गया था। जो व्यक्ति डिसेबिलिटीज़ से पीड़ित हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया था, 1995 में बनाया गया था। तो इस एक्ट को जाना जाता है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के नाम से। तो देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ से ही एक तरह से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में हमने इस टॉपिक मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने किया था मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ होती क्या है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एंड कॉजेज ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। और आज की इस वीडियो में उनसे रिलेटेड जो एक्ट बनाया गया था तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो इस एक्ट में क्या क्या कहा गया है, ये एक्ट क्या है, इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या प्रोविजंस बताए गए थे, भाई क्या होना चाहिए इस तरह के लोगों के लिए, और इस एक्ट में कितनी डिसेबिलिटीज़ को शामिल किया गया है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि इस एक्ट को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी न किसी डिसेबिलिटी से पीड़ित है और उसका जो डिसेबिलिटी का जो लेवल है वो कम से कम 40% होना चाहिए। और कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 40% डिसेबिलिटी से पीड़ित है या नहीं, उसको जो डिसेबिलिटी का जो उसका परसेंटेज है वो उसको 40% है कि नहीं, तो ये किसी मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा ही सर्टिफाइड होना चाहिए कि भाई वो व्यक्ति 40% डिसेबिलिटी से पीड़ित है। तभी वो व्यक्ति जो है, जो एक्ट बनाया गया पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में, उस एक्ट के अंदर जो भी प्रावधान किए गए हैं उनका वो बेनिफिट ले सकता है। तो ये जो एक्ट था लोकसभा में 12 दिसंबर 1995 को पास किया गया था। इसके बाद जो इस एक्ट को लागू किया गया था 7 फरवरी 1996 से इसको लागू किया गया था। और ये पूरे इंडिया में लागू किया गया था, सिर्फ जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसको छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे धारा 370 थी, तो अभी तो है नहीं, तो उसमें रूल और रेगुलेशन अलग थे। अभी हालांकि वो भी धारा 370 हट गई है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो एक्ट बना था 95 में था, तो सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में इसको लागू किया गया था। दिस एक्ट एक्सप्लेन द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, protection of right and complete involvement of disabled persons. In this act, responsibilities are assigned to central, state government, local corporation and municipalities to provide the services and facilities and equal opportunities to disabled persons so that he or she may also prove himself as productive citizen of their society. तो देखिए, इस एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो किसी न किसी बाधिता से पीड़ित हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए, उनके लिए जो भी राइट्स है उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, समाज में उनका कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, यानी कि उनको एक्सक्लूड नहीं किया जाना चाहिए समाज से, वो भी समाज का एक हिस्सा हैं। तो ये सारी बातें इस एक्ट में बताई गई हैं कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए डिसेबल्ड पर्सनस का समाज में। देखिए, डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और सर्विसेज और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात की गई है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज़ को प्रदान की गई है, ताकि इन लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और ये अपने आप को समाज का एक प्रोडक्टिव सिटीजन साबित कर सकें। नाउ वी विल डिस्कस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, यानी कि इस एक्ट के क्या क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं।
to spell out the responsibility of the state towards the prevention of disabilities, protection of rights, provision of medical care, education, training, employment and rehabilitation of persons with disabilities. To create a barrier-free environment to counteract any situation of abuse and exploitation of persons, to make special provisions of the integration of persons with disabilities into the social mainstream. देखिए, जो व्यक्ति डिसेबिलिटीज़ से पीड़ित हैं तो उनको जो भी डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है यानी कि जो भी बाधिता से भी पीड़ित हैं उनका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, उनके लिए मेडिकल केयर यानी कि उनको जो मेडिकल सुविधाएं दी जानी चाहिए उसका प्रावधान क्या होगा, उनकी एजुकेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, उनको नौकरी से रिलेटेड जो भी बातें हैं, या रिहेबिलिटेशन यानी कि रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो व्यक्ति किसी इंजरी या किसी डिसेबिलिटी से पीड़ित है तो उसको किसी प्रकार की हेल्प करना। तो इस तरह के रिहेबिलिटेशन केंद्र भी बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है कि राज्य सरकार इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। इस तरह के लोगों के लिए एक बैरियर फ्री इन्वायरमेंट तैयार किया जाना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई बैरियर इनके लिए नहीं होना चाहिए। देखिए, डिसेबल्ड जो पर्सन्स है उनका अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो शोषण करता है तो उनके प्रति तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। देखिए, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए ताकि इस तरह के जो लोग हैं डिसेबिलिटीज़ से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए, वो समाज का एक मुख्य पार्ट है, उनको एक्सक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। तो उनको इंटीग्रेट करने के इस तरह के स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाने चाहिए ताकि जो डिसेबिलिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति हैं वो समाज की मुख्य धारा में आ सकें। तो ये कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि इस एक्ट में बताए गए हैं कि क्या क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्ट को बनाने के। Now we will discuss the main provisions of the act, यानी कि इस एक्ट के क्या क्या मेन प्रावधान हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं इस एक्ट के। तो आइए देखते हैं। प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि जो भी डिसेबिलिटी है उसको पहचानना और उसका रोकथाम करना। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करना। रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। ग्रीवेंस रिड्रेसल का मतलब होता है उनकी समस्याओं का निवारण करना। तो ये सारे प्रोविजंस इस एक्ट में बताए गए हैं, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। तो उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए क्या होना चाहिए कि भाई जो व्यक्ति डिसेबिलिटीज़ से पीड़ित हैं, डिसेबिलिटीज़ के क्या क्या कारण हैं, उनसे रिलेटेड सर्वे, इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च किए जाने चाहिए ताकि जो भी डिसेबिलिटी के कॉजेज़ हैं उनका पता लग सके। देखिए, डिसेबिलिटी से पीड़ित जो व्यक्ति है उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं उन पे जो स्टाफ काम करता है, जो लोग वहाँ काम करते हैं उनको ट्रेन किया जाना चाहिए ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सकें। बच्चों का 1 साल में एक बार स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उनका एक रूटीन चेकअप होना चाहिए कम से कम साल में एक बार, ताकि वो किसी भी प्रकार की अगर उनको कोई रिस्क है तो उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। देखिए, इस तरह के व्यक्तियों या इस तरह के बच्चों की एजुकेशन के बारे में क्या क्या प्रोविजंस की बात की गई है। तो हर बच्चा जो डिसेबिलिटी से पीड़ित है उसको 18 साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए, चाहे वो इंटीग्रेटेड स्कूल या स्पेशल स्कूल्स में प्रोवाइड की जाए। कि जो डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन एप्रोप्रिएट होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई आर्किटेक्चरल बैरियर उनके लिए नहीं होना चाहिए। देखिए, जो आर्किटेक्ट होता है वो कई बार वास्तुकला आदि के बारे में बात करता है कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का कोई बैरियर उनके लिए नहीं होना चाहिए। उनके लिए जो सुविधाएं एप्रोप्रिएट हों वो उनको दी जानी चाहिए। इनका जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए ताकि जो डिसेबिलिटीज़ से पीड़ित बच्चे हैं वो उससे बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज शैल हैव द राइट टू फ्री बुक्स, स्कॉलरशिप्स, यूनिफॉर्म एंड अदर लर्निंग मटेरियल। इस तरह के बच्चों को फ्री बुक्स, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म और लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार के बारे में क्या क्या प्रावधान बताए गए हैं। तो 3% वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं डिसेबिलिटीज से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा 3% का रिजर्वेशन दिया गया है इस तरह के लोगों के लिए। और इनको जो है इनकी अपर एज में भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है और उसको टाइम टू टाइम रेगुलेट करने की बात भी इस एक्ट में की गई है कि भाई उसको टाइम टू टाइम रेगुलेट किया जाना चाहिए।
नो एम्प्लॉय कैन बी डिमोटेड इफ़ दे बिकम डिसेबल्ड ड्यूरिंग सर्विस। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सर्विस के दौरान डिसेबल्ड हो जाता है तो उसको डिमोटेड नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि उसके रैंक को नीचा नहीं किया जाना चाहिए। जिस रैंक पे वो है उसी पे वो रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सुटेबल स्कीम शैल बी फॉर्मुलेटेड फॉर द ट्रेनिंग एंड वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। देखिए, डिसेबिलिटीज़ से पीड़ित व्यक्तियों की ट्रेनिंग और वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ स्कीम्स फॉर्मुलेट की जानी चाहिए, यानी कि किसी न किसी नई स्कीम का जो भी सूटेबल स्कीम है वो उनके लिए बनाई जानी चाहिए टाइम टू टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए डिसेबल्ड पर्सनस के साथ। तो इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं? पब्लिक बिल्डिंग, रेल कंपार्टमेंट्स, बसेस, ships and aircrafts will be designed to give easy access to the disabled people। देखिए, पब्लिक बिल्डिंग, रेल कंपार्टमेंट, बसेस, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाने चाहिए ताकि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इन ऑल पब्लिक प्लेसेस एंड इन वेटिंग रूम्स द टॉयलेट्स शैल बी व्हील चेयर्ड एक्सेसिबल। देखिए, पब्लिक प्लेसेस और वेटिंग रूम्स में जो भी टॉयलेट्स वगैरह हैं वो व्हील चेयर वगैरह की सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए ताकि इस तरह के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ब्रेल एंड साउंड सिंबल्स आर ऑल्सो टू बी प्रोवाइडेड इन ऑल एलिवेटर्स या लिफ्ट्स। देखिए, ब्रेल और साउंड सिंबल्स जो है लिफ्ट्स में प्रोवाइड किए जाने चाहिए, लगाए जाने चाहिए ताकि जो विज़न इम्पेयरमेंट से ग्रसित बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट। देखिए, इनसे रिलेटेड किस किस फील्ड में रिसर्च किया जाना चाहिए, यानी कि ताकि इस तरह के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो है कि भाई जो भी डिसेबिलिटी है उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स बनाए जाने चाहिए। इस तरह के क्षेत्र में रिसर्च किया जाना चाहिए। रिहेबिलिटेशन इंक्लूडिंग कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी को इंक्लूड करते हुए रिहेबिलिटेशन किस तरह से किया जा सकता है। असिस्टिव डिवाइसेस का डेवलपमेंट, और यानी कि जो भी उनको सुविधा दे सके इस तरह के डिवाइसेस का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, इस तरह के क्षेत्र में रिसर्च कार्य किए जाने चाहिए। इस तरह के लोगों को किस तरह की जॉब दी जा सकती है, जॉब आइडेंटिफिकेशन क्या क्या हो सकती है, यानी कि किस तरह की जॉब उनके लिए सूटेबल रहेगी, इन सारे फील्ड्स में रिसर्च कार्य किए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल सिक्योरिटी, यानी कि इनकी सामाजिक सुरक्षा के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं। तो गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो डिसेबिलिटीज़ से पीड़ित हैं उनके लिए इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए ताकि वो उसका बेनिफिट ले सकें। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाना चाहिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, यानी कि जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाना चाहिए ताकि उन लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन वगैरह की कोई सुविधा हो सके। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी डिसेबिलिटीज से पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। अगर किसी को कोई जॉब नहीं मिल पाती है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी कि शिकायत निवारण। अगर इस तरह के लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी एप्लीकेशन कहाँ डाल सकते हैं, अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करें। तो अगर इस तरह के लोगों की राइट्स का अगर कोई वायलेशन करता है, कोई शोषण किया जाता है, तो जो व्यक्ति डिसेबिलिटीज से पीड़ित हैं वो या तो सेंटर का जो चीफ कमिश्नर है, जो डिसेबिलिटीज़ वाले व्यक्तियों के लिए चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया है सेंटर का, वहाँ पे वो अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। या स्टेट का जो कमिश्नर है, जो डिसेबिलिटीज़ से पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो कमिश्नर नियुक्त किया गया है, उसको भी वो अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम वो वहाँ दर्ज करवा सकते हैं। Now we will discuss the types of disabilities in PWD Act 1995। देखिए 1995 में जो PWD Act बनाया गया था उसके अंतर्गत केवल 7 डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया था, यानी कि ये 7 कैटेगरीज ही इस एक्ट में शामिल थी। कौन कौन सी आइए देखते हैं। ब्लाइंडनेस, यानी कि जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता। लो विजन, जिनको दिखाई देता है लेकिन बहुत कम दिखाई देता है। लिप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स, देखिए लिप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स मीन्स एनी पर्सन हु हैज़ बीन क्योर्ड ऑफ लिप्रोसी, यानी कि जिसको कुष्ठ रोग की समस्या है और जिसको जो है हाथों में पैरों में सेंसेशन की प्रॉब्लम है, उनको झंझनाहट महसूस होती है और आइज़ वगैरह में भी कुछ प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाते हैं लिप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स की कैटेगरी में। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब जिनको सुनने से संबंधित बाधित है, इसमें जो है डेफ भी आ सकते हैं और जो पार्शियल इम्पेयरमेंट, पार्शियल यानी कि जिनको कम सुनाई देता है वो व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब होता है जिनको चलने फिरने में असमर्थता है, जैसे
ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट की किसी को समस्या है। मेंटल रिटार्डेशन, देखिए आजकल मेंटल रिटार्डेशन शब्द यूज नहीं किया जाता है क्योंकि एक ऑफेंसिव वर्ड है, तो इसकी जगह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी शब्द यूज किया जाता है। तो जो मेंटल रिटार्डेशन या हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसके अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जिनका इंटेलिजेंस लेवल या मेंटल एबिलिटी बिलो एवरेज होती है। नेक्स्ट है मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक बीमारी। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो किसी सीरियस डिसऑर्डर के कारण होती है, जिसमें व्यक्ति का बिहेवियर और थिंकिंग प्रोसेस अफेक्टेड होता है। तो दोस्तों ये जो एक्ट बनाया गया 1995 में, इसमें केवल 7 डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया गया है, लेकिन डिसेबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। तो जिनको इन डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम थी, केवल वही व्यक्ति इस एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं उनका फ़ायदा उठा सकते थे। अगर किसी को कोई दूसरी डिसेबिलिटी है तो वो व्यक्ति इस एक्ट से फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि 2016 में एक नया एक्ट बनाया गया, RPWD एक्ट, तो वो इसी को रिप्लेस करता है। तो इसीलिए उसको करवाने से पहले मेरे को इस एक्ट को करवाना ज़रूरी था, ताकि आप RPWD एक्ट को अच्छे से समझ सकें कि वो क्यों बनाया गया, 2016 में जो बनाया गया था। तो अगली वीडियो में हम RPWD एक्ट 2016 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 डिसेबिलिटीज़ को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।